कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो यार आज हम लेके आए हैं फिजियोलॉजी का एक और लेक्चर। और पिछली बार मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा करवा दिया था और मैं भी सेकंड और थर्ड चैप्टर छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसके नोट्स मेरे जो है रूम पे रखे हुए हैं। तो अभी हम शुरुआत करेंगे वात दोषा से, और जिसमें आपको निरुक्ति, व्युत्पत्ति और डेरिवेशन, इथमोलॉजी वगैरह है और उसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उसके कर्म हैं और कितने टाइप का होता है। तो हो सकता है इस पूरी वीडियो में कवर हो जाए वो सब चीजें, पर अगर नहीं होती है तो एक सेकंड पार्ट भी इसका बन जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई कराने की दिक्कत नहीं है और सब कुछ आपका सिलेबस वाइज चलेगा, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपका काम केवल इतना है कि आप मेरे को सपोर्ट करिए। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपको मेरे से कोई क्वेरीज वगैरह हो इंस्टाग्राम पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक्स की पीडीएफ वगैरह भी अगर आपको चाहिए हो तो हमारा ब्लॉग है, आप वहां पर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, मैंने पहले डाल रखी थी अपनी वात दोष वाली एक वीडियो छोटी सी, जिसमें मैंने कर्म और स्थान गुण वगैरह बताए थे, पर मैं आज फिर से एक बार जो है आपको बताऊंगा सब चीजें। तो चलिए बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो भी हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, और एक्चुअली में जो हमारी निरुक्ति वात दोष की है वो थोड़ा सा व्युत्पत्ति थोड़ा गलत लिखी हुई थी, तो उस वजह से मैंने सोचा आपको पहले यहाँ पर एक बार मैं बता दूँ एंड देन उसके बाद हम जो है अपने नोट्स की तरफ मूव करेंगे। तो सबको आपको पता ही होगा कि जो हमारा वात दोष होता है, ठीक है, वो हमारा शारीरिक दोष होता है। ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, अगर आप अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारे शरीर में 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो हमारा जो शारीरिक है दोष, उनमें हमारे 3 दोष होते हैं, ठीक है, वात, पित्त और कफ। तो उनमें से एक हमारा वात है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा वात है उसके क्या है कि जितने भी दोष हैं सबकी आपको व्युत्पत्ति, निरुक्ति, उसके पर्याय और उसके लक्षण वगैरह गुण और उसके क्या वृद्धि के लक्षण है, क्या अच्छा के लक्षण है, से सब आपको जानने पड़ेंगे और आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम जो है उसकी बात कर लेते हैं अपनी निरुक्ति की। ठीक है, व्युत्पत्ति की बात कर लेते हैं। तो व्युत्पत्ति का मतलब होता है कि हमारा कहाँ से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यानी कि डेरिवेशन की बात कर रहे हैं वो, कि हमारा जो डेरिवेशन है वो कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा भी जो है बस आपको ये याद रखना है कि जो हमारा व्युत्पत्ति हुई है हमारी, जो हमारी वा धातु में, ठीक है, हम जब ता प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है, वा धातु प्लस ता प्रत्यय, ठीक है, उससे हमारी जो है वात की उत्पत्ति होती है। अब प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय हमारे वो शब्द होते हैं जो किसी की शब्द के अंत में लगकर, यानी कि उनके लास्ट में लगकर उनके जो अर्थ होते हैं ना उनमें परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो वात धातु की व्युत्पत्ति होती है, ठीक है, हमारी वात धातु की जो व्युत्पत्ति होती है वो हमारी वा धातु में, ठीक है, ये हमारी वा धातु है, इसमें हमारा जब ता प्रत्यय लगता है, यानी केवल ता जब जुड़ता है तो हमारी वात की व्युत्पत्ति होती है। ठीक है, वात शब्द की व्युत्पत्ति होती है। इसके बाद हमारा आता है कि उसकी निरुक्ति क्या है। ठीक है, निरुक्ति बोले तो यानी कि इथिमोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारा, चलिए मैं आपको ले सकता हूँ अपने जो नोट्स हैं उनकी तरफ और आपको वहीं पे समझा दूंगा। ठीक है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं व्युत्पत्ति में थोड़ा सा गलत लिख गया था, पर हमारी जो निरुक्ति है ये हमारी है वा गति गंध न्यो धातु से इसकी निरुक्ति होती है। इसको आप सही कर लेना एक बार। ठीक है, और जिसको मैंने नोट्स दिए हैं तो वो एक बार इसको सही कर लें। जो हमारी निरुक्ति है वात दोष की, वो हमारी वा गति गंध न्यो धातु से इसकी निरुक्ति होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे आपने उसमें कोई लॉजिक नहीं ढूंढना है कि ये क्यों होती है, क्या होती है, कैसे होती है, ये सब कुछ आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसा लिखा है उसको वैसे ही याद कर लेना है। ठीक है, अब हमारा पर्याय क्या है कि इसको हम सर्वगत या स्वयंभू भी कहते हैं। आपको जैसे पता है कि हमारे जो वायु है वही हमारे प्राण हैं। ठीक है, अगर हमारे प्राण नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, इसको हम स्वयंभू इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो वात का अर्थ होता है हमारा गति, और गति के यहाँ पर 3 अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो इसको परिभाषा में ऐसे लिखेंगे, शरीर में गति, ज्ञान और प्राप्ति के जनक को वात कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है वात के गुण। तो वात के गुण और उसके जो वृद्धि और क्षय के लक्षण है स्थान की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ठीक है, और इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, पर मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ उसको। ठीक है, तो हमारे जो वात के गुण हैं वो इस प्रकार से हैं। तत्र रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला। ये आपको गुण याद ही रखने हैं और भूलना नहीं है इनको। ठीक है, जितने भी दोष हैं हमारे तीनों दोषों के आपको ये गुण याद रखने हैं। ठीक है, रूक्ष का मतलब ड्राई, शीत का मतलब कोल्ड, लघु का मतलब होता है स्मॉल, लघु यानी कि हल्का, लघु का मतलब होता है हल्का। ठीक है,
लाइट, और सूक्ष्म का मतलब होता है स्मॉल, चल यानी कि जो हमारा मोशन करता है वो, विशद और खर, ये हमारे जो हैं गुण होते हैं। बाद खर का मीन्स होता है अपना ड्राई, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो रासायनिक गुण है क्या क्या होते हैं वाद दोष के, तो इसमें योगवाही, आशुकारी या शीरकार करने वाला, ठीक है, तुरंत मतलब कि काम को करता है, और अचिंतन्य शक्ति, तो इसको आपको याद रखना है तो रख लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारा है कि इसमें कौन सा जो गुण है वो प्रधान होता है, तो वाद दोष में अपना रजगुण प्रधान होता है। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट श्लोक आता है वाद के कर्म का, ये आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग परिवर्तने सम्यक गत्या च धातूनाम अक्षराणाम पाठमें च, ठीक है। तो यहाँ पर उत्साह उच्छ्वास का मतलब है कि जो भी हम उत्साह काम करते हैं ना उसमें वाद दोष की प्रधानता होती है, ठीक है। हम उच्छ्वास का मतलब होता है सांस लेना, और निश्वास का मतलब होता है सांस छोड़ना, ठीक है। तो उसमें भी हमारा वाद दोष जो है हेल्प करता है। इसके बाद जो चेष्टा वेग परिवर्तने और जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं शरीर के द्वारा, ठीक है, वो हमारी सब वाद के द्वारा ही होती हैं। इसके बाद है सम्यक गत्या चा धातु नाम, ठीक है। सम्यक गत्या यानी कि जो धातुओं को इक्विलिब्रियम में रखना भी इसका काम होता है, ठीक है। सम्यक प्रकार से इनकी मोशन हो, गति होती रहे, तो इसमें भी वाद दोष का ही हेल्प मतलब कि कारण होता है, ठीक है। इसके बाद है अक्षराणाम पाठवेंच, और हमारे जो इंद्रियां होती हैं उनको स्वस्थ रखना और हमारे जो शरीर को धारण पोषण करना, ये हमारा वाद दोष का काम होता है। तो होप आप समझ गए होंगे कि उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग परिवर्तने सम्यक गत्या च धातूनाम अक्षराणाम पाठवेंच। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाद के स्थान। वाद के स्थान का श्लोक ये भी आपको याद रखना है। पक्वाशय कटिशक्ति स्रोतास्ति स्पर्शेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वादानम विशेषता, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थान कौन से बताए गए हैं, एक हमारा पक्वाशय बताया गया है यानी कि इंटेस्टाइन, कटी यानी कि हमारा इंग्वानल रीजन होता है, ठीक है, शक्ति यानी कि लेग्स को बोला गया है, अस्थि हमारा पता ही है बोन्स, और श्रोत यानी कि हमारे कर्ड ईयर, स्पर्शेंद्रिय यानी कि हमारे स्किन, ठीक है। तो ये सब हमारे जो है वाद के स्थान है, यानी कि यहाँ पर हमारा वाद पाया जाता है। बट क्या है कि हमारा पक्वाशय को जो है मुख्य स्थान बताया गया है कि हमारा जो वाद दोष का प्रमुख स्थान है वो हमारा पक्वाशय है, ठीक है। इसके बाद हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। इसके बाद हमारा आता है वृद्धि और क्षय के लक्षण क्या क्या हैं, ठीक है। तो टाइप्स मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि मैंने ये थोड़ा टॉपिक बाद में लिख रखा है। तो देखिए वाद वृद्धि क्या क्या लक्षण है, वाद क्षय के क्या क्या लक्षण है, इनका भी आपको श्लोक याद रखना है, ठीक है। और हो सके तो श्लोक अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आपके इनके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वृद्धि और क्षय की, वो आपको याद करनी है। तो काश्य काश्य कामित्व कंपाना हर्ष कृत ग्रहण बल इंद्रिय बल निंद्रा इंद्रिय ब्रंश प्रलाप ब्रह्मदीनता, ठीक है। काश मीन्स होता है कृष्णता यानी कि दुबलापन, और काशर मीन्स होता है अपना कालापन, ब्लैकिशनेस, ठीक है। तो हमारा अगर जब वाद बढ़ जाता है तो हमारा क्या होता है कि हमें दुबलापन हो जाता है बॉडी में, जो हमारे नाखून हैं और मुझे आँखें हैं वो काली सी हो जाती हैं अपनी। कामित्व कंपाना हर्ष कृत ग्रहण, ठीक है, और हमारे गर्म खाने की में इच्छा होती है और हमारे बॉडी से कब कभी छूटने लगती है, ठीक है। आनहा बल बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप ब्रह्मधीनता, ठीक है। और क्या क्या हो सकती है कि हमारा आना होता है नहीं कि पेट में थोड़ा दर्द वगैरह सा होता है, ठीक है, अफरा, ठीक है, यानी कि जो स्वाभाविक पुरुष की गति है, यानी कि जो अपना स्थूल है वेस्ट मैटर है वो उसमें हमारा रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद बलनाश, ठीक है, यानी कि हमारा जो स्ट्रेंथ होती है बॉडी की वो ख़त्म हो जाती है, ख़त्म तो पूरी नहीं बोल सकते हैं पर बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, ठीक है। इंद्रियों की शक्ति और हमारी जो इंद्रियां होती हैं, ठीक है, पंच इंद्रियां, तो उनकी जो पावर है वो भी कम हो जाती है, और प्रलाप, चक्कर आना, और ये सब हमारी समस्याएं होती हैं जब हमारी वात बढ़ जाता है, ठीक है। जब वात दोष बढ़ जाता है तो हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है बॉडी के अंदर होती हैं, तो वो चीज़ इसमें बताई गई श्लोक में। इसके बाद हमारा आता है वात क्षय के लक्षण। लिंगे क्षीणे अनिले अंगस्य साधो अल्पवास्ता हितम संज्ञा मोतस्था श्लेष्मा वृद्ध युक्तामय संभव, ठीक है। क्षय पर क्या होता है हमारा कि जब हमारा वात दोष का क्षय होता है तो शरीर में अवयव शिथिलता, यानी कि वो हमारे जो अंग हैं सही से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बॉडी के जो अवयव हैं वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, बोलने और शारीरिक चेष्टा में कमी आती है हमारे, और हम चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ जो लक्षण हैं इसके वो हमारे जैसे कफ दोष बढ़ जाता है तो उसके जैसे लक्षण होते हैं। तो कफ दोष के कौन कौन से लक्षण होते हैं ये जब आप कफ दोष पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो
यहाँ इसमें लिखा है श्लेष्मा वृद्धि युक्तामय संभवा, और जो श्लेष्मा यानी कि जो कफ वृद्धि के लक्षण है उसके समान भी वातक्षय के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए हम चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ। जो हमारे वात के प्रकार हैं वो 5 होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पुष्वा, आपको याद रखना है पुष्वा। ठीक है, तो पी से अपना प्राण वायु, यू से उदान वायु, एस से समान वायु, वी से व्यान वायु और ए से अपान वायु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राण वायु की। तो इसके जो स्थान और कर्म है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और श्लोक भी आपको अगर नहीं याद हो रहा तो आप देख लेना, क्योंकि वगैरह में कई बार पूछ दिया जाता है। तो प्राण वायु का जो स्थान है वो हमारा जो मेन स्थान है वो हमारा सिर है। ठीक है, सिर हमारा मेन स्थान है, और जो उदर प्रदेश एवं कंठ में विचरण करता है। और हमारा यहाँ से जो प्राणवायु होती है वो हमारे उदर प्रदेश और कंठ यानी गले से लेके जो हमारा स्टमक तक का एरिया है उसमें हमारी घूमती रहती है। ठीक है, अब इसके कर्म क्या क्या हैं? ये हमारे जो फूड को हमारे अमाशय तक पहुँचाती है। ठीक है, इंटेस्टाइन तक हमारा पहुँचाती है फूड को, स्टमक तक पहुँचाती है। इसके बाद थूकना, छींकना और उद्गार, इन जो सब चीज़ें हमारी होती हैं इसमें हमारी प्राणवायु होती है। इसके बाद बुद्धि, इंद्रियां तथा हृदय एवं धमनियों को धारण करती है, और फुफ्फुस यानी कि जो लंग्स के फंक्शन में भी ये वर्क करती है। ठीक है, अब इससे अगर ये विचलित हो जाए, ठीक है, यानी कि इसमें अगर कमी वगैरह आ जाती है तो क्या क्या हमारे रोग हो सकते हैं? तो हमारे प्राणवायु दूषित होने से हिचकी हमें आएंगी, श्वास तथा स्वर भेद यानी कि गले में कुछ भारीपन या फिर हल्कापन सा आएगा। ठीक है, आवाज़ आपकी सही से नहीं निकलेगी, ऐसे रोग हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 टाइप हमारा उदान वायु है। तो इसका स्थान है उर। ठीक है, आप ऊ से याद कर सकते हैं, ऊ से उदान और ऊ से उर, तो ऐसे करके आप जो ट्रिक एक बना सकते हैं उससे याद हो जाएगा आपको। तो उसका उर स्थान है यानी कि उर्मी चेस्ट, जो हमारा चेस्ट रीजन होता है वो उसका मेन स्थान होता है। इसके बाद ये कंठ, नासिका और नाभि में संचरण करती है। तो ये हमारी जो उदान वायु होती है वो हमारी गला, नाक और नाभि तक जो है हमारी वो विचरण करती है, संचरण करती है। इसका काम क्या होता है हमारा कि ये हमें ऊर्जा तथा बल देती है, और ये सभी वातों में श्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसके द्वारा ही भाषण, गमन आदि जो विशेष कर्म है वो संपादित होते हैं। ठीक है, तो हमारी ये सबसे मेन होती है, और इसके द्वारा जो अन्य चीज़ें होती हैं यानी कि अन्य जो वायु के टाइप्स हैं उनको ये थोड़ा शक्ति प्रदान करती है, और जैसे बोलने में और चलने आदि विशेष में ये हमारी मेन फंक्शन करती है। ठीक है, इसके बाद अगर ये विकृत हो जाती है तो क्या क्या हमारा हो सकता है कि हमारा जो ऊर्जत्वगत रोग है यानी कि जो सिर से ऊपर के रोग हैं वो हमें हो जाते हैं, कड़ रोग हो जाते हैं, दंत रोग हो जाते हैं, और नेत्र, नासिका एवं मुख रोग आदि भी हो सकते हैं। इसके बाद हमारा नंबर 3 पे आता है समान वायु। तो समान वायु का स्थान होता है हमारा जठराग्नि या पाचकाग्नि के समीप। ठीक है, इसका कार्य होता है कि अगर आप थोड़ा सा खुद लगाएंगे कि जठराग्नि या पाचकाग्नि के समीप है, यानी कि जो हमारा भोजन है उसको डाइजेस्ट करने में इसका काम होगा। ठीक है, तो इसका काम है। इसके बाद हमारा बिना पचे आहार को आगे नहीं जाने देती है, और हमारे जठराग्नि से उसको भोजन को पचाती है। एंड हमारा जो सार और किट भाग होता है, जब आप तत्व पोषण न्याय पढ़ेंगे तो सार भाग होता है हमारा जो पोषण भाग होता है उसको बोलते हैं, और किट भाग यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट होता है उसको हम किट बोलते हैं। तो उसको अलग अलग करेगी, और जो पचा हुआ भोजन है उसको आगे भेजेगी। ठीक है, और जो हमारे मल हैं उनको आगे जो जाने वाले बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें जाने से रोकेगी। ठीक है, तो इसके रोग क्या क्या हो सकते हैं कि हमारा गुल्म है, मंदाग्नि है, अतिसार, डायरिया वगैरह भी इससे हो सकता है अगर इसका थोड़ा विकृति हो जाए तो। इसके बाद हमारी आती है व्यान वायु। तो उसका व्यान वायु का स्थान हमारा हृदय में है, और ये हमारी बहुत ही तेज गति के साथ पूरे शरीर में विचरण करती है। आपको जैसे पता होगा कि हार्ट हमारा पूरा ब्लड एक बार में इसे पंप करता है, पूरे बॉडी में भेजता है। इस वजह से ये बड़े ही वेग से, इसमें लिखा है बड़े ही वेग से संपूर्ण शरीर में विचरण करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं इसको फोर्सफुल तरीके से पूरी बॉडी में जाती है। इसका काम क्या होता है कि मोशन करवाती है, अवक्षेपण यानी कि ऊपर जाना, और उत्क्षेपण यानी कि नीचे यानी कि ब्लड को ऊपर नीचे ले जाना, निमेश यानी कि आँखें खोलना, उन्मेष यानी आँखें बंद करना। तो हमारी जो चेष्टाएँ होती हैं बॉडी में, जो भी फंक्शनिंग होती है, ठीक है, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं और हमारा रस और रक्त का संवहन करती है, ये सब हमारी जो है व्यान वायु के द्वारा ही होती हैं। और इससे हमारे क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं? तो इसमें पूरी बॉडी में जब जा रही, पूरी बॉडी में जब विचरण कर रही है तो ऑलमोस्ट जो पूरी बॉडी के हैं वो रोग इसमें हो सकते हैं। इसके बाद हमारा नंबर 5 पे आता है अपान वायु। तो अपान वायु में
इसका स्थान होता है हमारा दोनों वृषण यानी कि कटी बोल सकते हैं, इंग्वाइनल रीजन में इसका मेन जो है वो होता है स्थान। इसके बाद हमारी बस्ती यानी कि मूत्राशय, नाभि, उरु यानी कि थाई, दोनों वक्षण, गुदा तथा आंत्र ये भी जो है उसके अन्य स्थान है। इसका काम क्या होता है कि हमारे ये शुक्र को बाहर निकालती है, पुरुष उत्सर्ग यानी कि मल को बाहर निकालती है, आर्तव को बाहर निकालती है और मूत्र को बाहर निकालती है, और हमारे गर्भ उत्सर्ग यानी गर्भ को बाहर निकालने में सहायता करती है। तो ये थे पूरे 5 टाइप और पूरा हो चुका है आपका बात। तो हमारा ये देखिए छोटा सा इसके श्लोक का लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, और बाकी का जो जितना भी आपके टॉपिक में था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, और अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आप एक बार जाकर विजिट कर लें। थैंक यू गाइस।